हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी और टीजीटी की बात करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। चाहे हम लोग किसी भी की बात करें, अगर आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं इकोनॉमिक्स में, या फिर आरपीएससी की तैयारी करते हैं, या फिर एच टेट की तैयारी करते हैं, एक सेकंड, या फिर आप लोग अभी जो चल रहे हैं एच टेट, एच टेच पीजीटी की तैयारी करते हैं, मतलब हरियाणा जो पीजीटी में वैकेंसियां निकली हुई हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर आप लोग इसकी भी तैयारी करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये भी काफ़ी काम आने वाली है। एक ही इकोनॉमिक्स में सभी जगह एक ही सिलेबस होता है और एक जैसा ही होता है। अगर यहाँ पर हम लोग डिमांड पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोगों का डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चाहे टीजीटी की बात करें, चाहे पीजीटी की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, हम लोग इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है अच्छी तरीके से आप लोगों को बताएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स जो, मतलब जैसे मान लो कि भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग अलग बातें करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ा पोर्शन होता है, ठीक है। और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। और ये हम लोगों का डिमांड में पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने आप लोगों को 3 क्लासों में अच्छी तरीके से कराया था। उसमें एक क्लास आप लोगों की सबसे लास्ट क्लास, मतलब कि जो थी, मैंने कहा था आप लोगों से कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही इनके एमसीक्यू करेंगे। भले ही आप लोग रिस्पॉन्स दें या ना दें, लेकिन मुझे आप लोगों का ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, जिससे आप लोगों के जो भाई बंधु हैं जो पढ़ने में, मतलब पेड पेड कोर्स नहीं लेना, मतलब नहीं ले सकते, वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी तैयारी किस प्रकार से हो चुकी है। और मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी सब लोग करिए, बहुत अच्छा काम है, सेल्फ स्टडी करते रहिए, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में हम लोग रहने वाले हैं। और ये आप लोगों की इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 5 नंबर की क्लास रहने वाली है। अगर हम लोग पिछली क्लास को देखते हैं, थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या किया था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। कि सबसे पहले हम लोगों ने मांग को किया था, मांग क्या होती है, मांग के अभिप्राय को मैंने बताया था, एक एक बात आप लोगों को बताई थी। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि मांग जो है, मांग है, जैसे मान लो इच्छा है, इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है साधारण शब्दों में। लेकिन अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों को अलग अलग अर्थ माना गया है, या अलग अलग अर्थों में इसको हम लोग रखते हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को मांग के जो 5 तत्व निहित होते हैं मांग में, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे। मांग में जो तत्व होते हैं 5, वो उन तत्वों पर बात की थी कि वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, वस्तु के पर्याप्त क्रय करने के लिए साधन होनी चाहिए, साधन को व्यय करने के लिए तत्परता होनी चाहिए, निश्चित कीमत होनी चाहिए और समय अवधि होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को मांग फलन के बारे में बताया था, मांग फलन को डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पिछली क्लास को जरूर देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। प्ले लिस्ट में सारी क्लासें आप लोगों को मिल जाएंगी, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांग फलन 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन का क्या फॉर्मूला होता है, तो व्यक्तिगत मांग फलन का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और बाजार मांग फलन में हम लोग बाजार की बात करते हैं, और मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से वहां पर बताया है। बाजार मांग फलन में कौन कौन से 2 तत्वों को शामिल करते हैं, ये तत्व पूछे गए हैं, ठीक है। जनसंख्या का आकार और आय का विवरण। तो ये तत्व जो होते हैं वो मांग के तत्व होते हैं, मतलब कि मांग के बाजार मांग फलन में तत्व होते हैं। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मांग के जो निर्धारक तत्व हैं, जो निर्धारक घटक हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और साथ ही साथ में मैंने समझाया भी था आप लोगों को। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ से आगे की जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ से आगे की क्लासें कराने वाला हूँ। और ये देखिए, आप लोगों को अगर बिहार की तैयारी करते हैं या फिर आप लोग यूपी की तैयारी करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। चलिए अपनी क्लास को, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि डिमांड के बारे में, डिमांड के बारे में, डिमांड क्या है। उसके बाद हम लोग उनके टाइप के बारे में जानेंगे कि डिमांड के प्रकार कितने होते हैं, उनके टाइप्स, मतलब कि उनके प्रकार जो हैं वो कितने होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे। तो ये बातें जानने से पहले हम लोगों को कुछ बातें, मांग वक्र क्या होता है, इस बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो चलिए अपनी क्लास को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं मांग वक्र से। और यहीं से हम लोगों का टॉपिक भी, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मांग वक्र का ढाल प्रायः कैसा होता है।
ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मांग वक्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि मांग वक्र एवं इसका ढलान, मांग वक्र एवं इसका ढलान, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। अब इसके बारे में बात करते हैं कि मांग तालिका को जब रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम मांग वक्र कहते हैं। जब मांग तालिका को, मांग तालिका का मतलब होता है कोई तालिका हो, और कोई तालिका को अगर हम लोग उसको रेखा चित्रों के द्वारा, उसको रेखा चित्रों के द्वारा अगर हम निरूपित कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा मांग वक्र होता है। यह मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच, मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। कैसा संबंध बताता है, विपरीत संबंध बताता है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि कैसा संबंध बताता है, तो विपरीत संबंध बताता है। याद रखिए कि मैंने कहा था आप लोगों को कि अगर वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उसकी जो मांग है, उसकी जो मांग है वो कम होगी, और अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। तो ये कैसा संबंध है, तो ये देखिए ध्यान से कि विपरीत संबंध है। तो यहाँ पर इसीलिए ये कहा गया है कि मांग वक्र का जो है, मांग वक्र में कीमत, मांग और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। ठीक है। अब बात आती है कि पूछा जाए तो ऋणात्मक संबंध है, कैसा संबंध है, तो ऋणात्मक संबंध भी पूछा गया है कि कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है या फिर ऋणात्मक संबंध है। तो याद रखिए कि कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। इस विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र कैसा है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, कैसा है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। यहां से इस बात को याद रखिए, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ यह दिखता है, यह प्रदर्शित करता है कि ऊंची कीमतें पर, ऊंची कीमतों पर, ऊंची कीमतों पर मांगी गई कम होती है, मांग जो है वो कम होगी, और कीमत, जब अगर कीमत पर एवं कम कीमत पर मांगी गई मात्रा अधिक होगी। मतलब यहाँ पर मैंने बताया है आप लोगों को कि अगर मान लो कोई रेट, कोई चीज के रेट हैं आज 5 रुपए हैं, तो आज 5 रुपए हैं तो व्यक्ति उसकी मांग करता है, 10 मांग उसकी करता है। और अगर व्यक्ति उसके रेट जो है वो 10 रुपए अगर हो जाते हैं तो व्यक्ति कितने की मांग करता है, तो 5 वस्तुओं की मांग करता है, 5 यूनिट की मांग करता है, 5 इकाइयों की मांग करता है। तो इस प्रकार से विपरीत संबंध होता है। देखो 5 रुपए की थी जब वस्तु, तब व्यक्ति कितने मांग रहा था, 10 यूनिट। और अब वस्तु के रेट हैं 10 रुपए, तो व्यक्ति कितने मांगने लगा है, 5। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मांग वक्र जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। अब मांग वक्र के प्रकार अगर पूछे जाएं तो आप बता दीजिए कि मांग वक्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत मांग वक्र। अब व्यक्तिगत मांग वक्र का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग इसको इसको समझेंगे भी, इस डायग्राम को, और अच्छी तरीके से इसको जो है व्यक्तिगत मांग वक्र ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे भी। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है, सबसे पहले व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब एक व्यक्ति का, एक वस्तु का। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता, देखो यहाँ पर मैंने बताया है कि एक उपभोक्ता के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। व्यक्तिगत मांग वक्र में अगर पूछा जाए तो व्यक्तिगत मांग वक्र में एक उपभोक्ता के द्वारा, मान लो आपके द्वारा कोई एक उपभोक्ता है, ये आपके द्वारा कोई वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, मतलब कि वस्तुओं की कीमतें अलग अलग परिवर्तित होती रहती हैं। अब मान लो 10 रुपए हैं, तब आप अलग मांगेंगे, वस्तु की डिमांड अलग होगी। अब वस्तु के रेट अगर 20 रुपए हो जाते हैं तो आपकी डिमांड जो है हो सकता है कम हो जाए, और अगर 50 रुपए वस्तु के रेट हो जाते हैं तो हो सकता है आपकी डिमांड बिल्कुल ही कम हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वस्तुएं महंगी होती हैं, जैसे मान लो हम लोग सब्जियों का यूज करते हैं, सब्जियां,
सब्जी का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो कि अगर टमाटर जब महंगा होता है तब हम उसका यूज कम करते हैं, और जब टमाटर सस्ता होता है तो उसका यूज हम थोड़ा सा ज्यादा करने लगते हैं। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा प्याज में और टमाटर में, जब डिमांड इसकी ज्यादा होती है, मतलब कि जब उसकी कीमतें, मतलब उसकी मांग जो है, जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी। तो चलिए डायग्राम से देख लेते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र को क्या है, इसे कहते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र। अब इंग्लिश की बात करते हैं, इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब यहाँ पर मैंने दो लाइनें खींच ली हैं, दो अक्षांश मतलब रेखाएं खींच ली हैं, और एक रेखा पर हम लोगों ने लिखा हुआ है प्राइस को। क्या लिखा हुआ है? प्राइस को। और एक रेखा पर लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटी को। तो यहाँ पर जो है एक तरफ लिखा हुआ है क्वांटिटी मतलब डिमांड। यहाँ पर ये मानिए कि ये क्या है, ये डिमांड है। डिमांड का मतलब यहाँ पर मांग से है हमारा, और यहाँ पर ये मानिए कि ये जो है ये कीमत है। कीमत का मतलब हम लोग प्राइस भी कह सकते हैं। अब वस्तु के रेट अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए कि वस्तु के रेट जब 2 रुपए हैं, जब वस्तु के रेट 2 रुपए हैं तो व्यक्ति कितनी मांग करता है, उसकी 8 यूनिट की मांग करता है, 8 इकाइयों की मांग करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस प्रकार से इन्होंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, इस प्रकार से। और यहाँ पर इसको मिला दिया है, मतलब कि 2 रुपए की जब कीमत है तब वस्तु की मांग कितनी है, 8। अब वस्तु की कीमत थोड़ी सी बढ़ी, और वस्तु की कीमत बढ़ने से, या फिर हम लोग उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर वस्तु के रेट हैं 10 रुपए, जब वस्तु के रेट हैं 10 रुपए तो मांग कितनी है, एक इकाई की है। कितनी इकाई की है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वस्तु की मांग कितनी है, 1 इकाई है, मतलब एक एक कोई चीज हम मांगते हैं। और जब वस्तु के रेट कितने हो जाते हैं, वस्तु के रेट जब 10 रुपए, 10 रुपए से नीचे डाउन होके हम लोग कितने पर आ जाते हैं, 8 रुपए पर आ जाते हैं, तो मांग ऑटोमेटिक 3 रुपए पर पहुंच जाती है, 3 यूनिट पर पहुंच जाती है। यहाँ से देखिए इस प्रकार से इन्होंने इस लाइन को उपयोग में किया है। इस प्रकार से इन्होंने, एक सेकेंड, इस प्रकार से इन्होंने लाइन को यहाँ से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। लाइनें अगर नहीं दिख रही हैं तो मैं थोड़ी सी और मोटी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि वस्तु के रेट जो है वो 6 रुपए हैं। वस्तु के रेट 6 रुपए हुए, 8 रुपए से और मतलब वस्तु के रेट कम हुए हैं, तब इनकी डिमांड जो है वो कितने रुपए हो जाती है, ये डिमांड यूनिट में कितनी हो जाती है, 4 यूनिट की। तो इस प्रकार से इन्होंने एक लाइन यहाँ से इस ड्रॉय को इसको कर दिया, यहाँ पर एक लाइन है, और इस प्रकार से ये एक लाइन यहाँ पर। अगर हम लोग लाइन को खींचना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन हम लोगों ने यहाँ से खींच ली है। अब जब वस्तु के रेट 4 रुपए हो जाते हैं और कम हो जाते हैं, तब बस इकाइयाँ कितनी हो जाती हैं, तब 6 इकाइयाँ होती हैं। और जब वस्तु के रेट 2 रुपए हो जाते हैं और कम हो जाते हैं तो इकाइयाँ कितनी हो जाती हैं, 8 इकाइयाँ हो जाती हैं। इन पॉइंटों को मिलाती हुई हम लोगों ने एक लाइन हम लोग खींच देते हैं। इन पॉइंटों को मिलाती हुई एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। इस लाइन को क्या कहेंगे, तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व कहते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करती हुई, इसीलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डी, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है डी। अब इन पॉइंटों को मिलाने पर एक पॉइंट बनता है A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग व्यक्तिगत मांग वक्र को समझ गए होंगे कि जब वस्तु के रेट 10 रुपए थे तब व्यक्ति कितनी मांगता था इकाइयों को, 1 इकाई। और जब वस्तु के रेट 2 रुपए हुए हैं तब व्यक्ति मांगता है कितनी इकाइयों को, 8 रुपए, 8 यूनिट मांगता है। सिंपल सी बात है कि जब वस्तु के रेट 10 रुपए हैं तो व्यक्ति कम डिमांड करेगा, और जब वस्तु के रेट हैं 2 रुपए तो व्यक्ति ने डिमांड जो है वो अपनी बढ़ा दी है, और कितने पर बढ़ा दी है, 8 रुपए पर हो गई है। ऐसे मान लो कि
केक से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। टमाटर का भी आप लोग ले सकते हैं, प्याज का भी ले सकते हैं, और भी जो वस्तुएं हैं जब हम लोगों को नई नई मार्केट में आती हैं तो उनकी जो है कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है, और वह धीरे धीरे करके जब उनकी सप्लाई बढ़ जाती है तो उनकी रेट में अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके उनमें परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ चुके हैं। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। अगर कोई भी कमी रही है तो आप लोग बता दीजिए, तो मैं वहाँ पर पूरा फोकस करके और अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊँगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर बाजार मांग वक्र। अब बाजार मांग वक्र को यहाँ पर ध्यान से समझ लेते हैं कि बाजार मांग वक्र को यहाँ पर क्या कहा गया है। बाजार मांग वक्र का मतलब है यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व से। मेरा एक एक पॉइंट आप लोगों को नीचे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा एमसीक्यू में, कि मांग व्यक्तिगत मांग वक्र जो है, मांग वक्र पहला बात की मांग वक्र क्या है। पहली बात यहाँ से पूछा जा सकता है कि मांग वक्र क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि मांग वक्र में कीमत कीमत और मात्रा में संबंध पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। मांग वक्र का जो ढाल है, ढाल कैसा होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मांग वक्र कैसे ऊपर से नीचे की ओर होता है गिरता हुआ, या फिर नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर जो है मांग वक्र का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांग वक्र का जो ढाल है वो दाएं से बाएं गिरता है या बाएं से दाएं गिरता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इनको याद रखिएगा आप लोग, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। अब मार्केट मांग वक्र की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों विभिन्न कीमतों बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा, मतलब यहाँ पर सभी उपभोक्ताओं की बात की है, वहां पर एक उपभोक्ता की बात की थी तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहा था। और यहाँ पर सभी उपभोक्ताओं की बात की है। मान लो बाजार में ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है और डी भी आता है। इस प्रकार से कई उपभोक्ता आते हैं तो ये बाजार कहलाएगा। और बाजार कहलाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बाजार मांग वक्र कहेंगे। तो यहाँ पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा, अब ए की भी डिमांड होगी, बी की भी डिमांड होगी, सी की भी डिमांड होगी और ई की भी डिमांड होगी। तो मांगी गई मात्राओं के जोड़ को प्रकट करता है। मान लो ए ने 10 यूनिट की डिमांड की है, बी ने 20 की है, सी ने 15 की है और डी ने 25 की है। तो इस प्रकार से कुल मात्रा की बात करते हैं, कुल डिमांड की बात करते हैं। और कुल डिमांड कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 60। कितनी हो जाएगी, मतलब कि 25 और 15 40, 40 और 20 60 और 70। तो इस प्रकार से 70 कुल मांग हो गई। तो यहाँ पर जो है बाजार मांग है, ये कैसी मांग है, तो ये हमारी बाजार मांग है। और इस प्रकार से हम लोग अगर कोई डायग्राम बनाएंगे और रेखाओं को खींचते हुए तो उसको कहेंगे बाजार मांग वक्र कहेंगे। बाजार मांग तालिका की भांति बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। कैसा होता है, तो याद रखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग क्या होता है। तो याद रखिए कि क्षैतिज योग जो है वो बाजार मांग वक्र होता है। किस प्रकार से हम लोग बताएंगे, तो इनके डायग्राम को भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका डायग्राम नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें कई डायग्राम होते हैं, उनका इकट्ठा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ए की ए ने कुछ डिमांड किया है और बी ने कुछ डिमांड किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर इस प्रकार से और यहाँ पर इस प्रकार से। तो इन दोनों को डायग्रामों को मिला देंगे तो इसलिए इस प्रकार से हम लोगों का बाजार मांग वक्र बन जाएगा।
तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने यहीं पर आप लोगों को समझा दिया है कि यहाँ पर तो ए का है, इसी प्रकार से बी का बनाएँगे, इसी प्रकार से सी का बनाएँगे और तीनों को इकट्ठा कर देंगे तो उसको बना लेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है? और बस यही क्वेश्चन जो है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएँगे और क्योंकि बाजार मांग वक्र का भी ढाल नीचे से मतलब कि बाएँ से दाईं होता है। कैसा होता है? बाएँ से दाएँ होता है। याद रखिए कि बाएँ से दाएँ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, नीचे गिरता हुआ। यह प्रदर्शित करता है कि इनके बीच में विपरीत संबंध है। आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब और इससे भी महत्वपूर्ण जो है, वो है माँग के प्रकार। माँग के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, इनके बारे में भी हम लोगों को बातचीत करनी है, तो उनको बारे में जान लेते हैं। अब माँग के प्रकार की बात करते हैं, तो माँग के प्रकार जो होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कीमत माँग, आय माँग और तिरछी माँग। लेकिन अगर माँग के अन्य प्रकार भी पूछे जाते हैं, तो अन्य प्रकारों में अगर हम लोग बात करते हैं संयुक्त माँग, व्युत्पन्न माँग और हम लोग बात करते हैं सामूहिक माँग की। अब एक-एक माँग को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर हम लोग कीमत माँग की बात करते हैं, तो कीमत माँग का मतलब होता है कि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी माँग में विपरीत परिवर्तन होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है और वस्तु का नाम है मान लो टमाटर, ठीक है? मान लो सब्ज़ी है। अब टमाटर के एक तरफ हम लोगों ने लिख दिए हैं रेट और एक तरफ लिख दी है उसकी माँग या फिर उसकी डिमांड डी, ठीक है? अब वस्तु के टमाटर के रेट जो हैं वो आज हैं वस्तु के रेट जो है वो है 50। टमाटर के जो रेट हैं वो है 50 रुपए या मान लीजिए 80 रुपए, ठीक है? 80 रुपए किलो टमाटर है। तो वस्तुओं की डिमांड जो है वो मांग कितनी करता है, तो यहाँ पर मांग जो है वो कितनी है, 1 केजी है। और अगर टमाटर के रेट जो हैं परिवर्तन होके कितने आ जाते हैं, 40 किलो आ जाते हैं, तो यहाँ पर 40 रुपए किलो टमाटर के रेट जो हैं परिवर्तन होके पहले 80 रुपए थे, अब टमाटर के रेट जो हैं वो 40 रुपए हो जाते हैं, तो मांग जो है वो बढ़ जाती है और फिर व्यक्ति कितने मांगता है, 2 किलो टमाटर मांगता है। और अगर और भी कम हो जाती है, तो एक निश्चित बिंदु पर आकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि वस्तु की माँग जो है आज 80 रुपए है, तो वस्तु जो 80 रुपए की मतलब टमाटर की जो रेट है, वो टमाटर के 80 रुपए हैं, तो माँग व्यक्ति कितनी करता है, 1 केजी। और अगर टमाटर के रेट थोड़े से कम किए जाएँ, आधे हो गए हैं, 40 से 80 से 40 हो गए हैं, तो डिमांड जो है वो बढ़ गई है, वो 1 केजी से कितनी बढ़ गई है, 2 केजी हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। तो यहाँ पर कीमत माँग को हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसे प्राइस डिमांड कहते हैं। प्राइस डिमांड में लिखा हुआ है कि कीमत माँग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा माँगी जाती है। यदि अन्य बातें समान रहें, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उसकी माँग कम हो जाएगी और वस्तु की कीमत घट जाने से उसकी माँग बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वस्तु की कीमत है आज 40 रुपए, तो वस्तु की जो कीमत है वो 40 रुपए है, तो उसकी डिमांड 2 केजी है। और वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है, 40 से होके 80 हो जाती है, तो इसकी माँग जो है वो कम हो जाएगी। और इसका विपरीत अगर होता है तो मान लो प्राइस कम होते हैं तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और अगर प्राइस ज़्यादा होते हैं तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी। तो इसमें विपरीत संबंध है, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो पहली चीज़ जो है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मांग वक्र जो है जिसे प्राइस डिमांड कर्व कहते हैं का ढाल हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कैसा ढाल होता है। कीमत मांग वक्र का जो ढाल होता है वो
विपरीत होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थात कीमत मांग वक्र जो है, कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ दिखाई देता है या गिरता हुआ होता है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये देखिए ध्यान से, ये देखिए कि कीमत मांग वक्र है, ये कौन सा मांग वक्र है, तो ये आपका कीमत मांग वक्र है। अब कीमत मांग वक्र है तो इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं कि मान लो पहले रेट थे वस्तु के पी और अब हो गए हैं P1। पी का मतलब है यहाँ पर पहले वस्तु के रेट थे 100 रुपए। पहले वस्तु के रेट कितने थे, 100 रुपए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रेट लिख दिया है 100 रुपए। अब वस्तु के रेट जो हैं वो कितने हो गए हैं, तो अब वस्तु के रेट जो है वो 50 रुपए हो गए हैं। जब वस्तु के रेट जब वस्तु के रेट 50 रुपए थे, जब वस्तु के रेट 50 रुपए थे, तब आप डिमांड जो थी, आपकी डिमांड कितनी थी, कितनी थी, 5 यूनिट, 5 यूनिट थी। ठीक, कितने यूनिट की थी, 5 यूनिट की। जब वस्तु के रेट 100 रुपए थे तब आपकी मांग कितनी थी, 5 यूनिट। तो यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है और उस लाइन को हम लोग यहाँ से आराम से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दिया है, इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिए, अब वस्तु के रेट जो हैं पहले 100 रुपए थे, अब 50 रुपए हो गए हैं। तो अब डिमांड उसकी बढ़ गई है और अब कितने यूनिट हो गई है, तो अब हो गई है 10 यूनिट। Q से पहुंच गई है कहाँ पर, Q1 पे पहुंच गई है। तो अब डिमांड जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये डिमांड इसकी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए कि वस्तु के रेट तो हैं, घट रहे हैं, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो मतलब अगर एक तीर अगर हम लोगों का इस प्रकार से जाता है, तो एक तीर फिर हम लोगों का इस प्रकार से जाता है। तो ये देखिए ध्यान से कि कैसा संबंध है, ये विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध है, कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। और डिमांड कर्व की अगर हम लोग लाइन की बात करते हैं तो इन पॉइंटों से होती हुई हम लोग एक लाइन गुजारेंगे, एक लाइन गुजारेंगे, इन पॉइंटों की से होती हुई एक लाइन गुजरेगी और उसको नाम देंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट का नाम दिया है और इसे कहते हैं डिमांड कर्व। इसे क्या कहेंगे, डिमांड कर्व कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिमांड कर्व को समझ लिया है, कीमत मांग वक्र को समझ लिया है और कीमत मांग क्या होती है इसके बारे में जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं आय मांग की। आय मांग का मतलब है यहाँ पर कि सामान्यतः आय मांग का अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने की दशा में उपभोक्ता उपभोक्ता दी गई समयावधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है, खरीदने की क्षमता रखता है। आय मांग वक्र को जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर एंजिल वक्र भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि एंजिल मांग वक्र किसे किसे कहते हैं, एंजिल मांग वक्र कीमत मांग को कहते हैं, एंजिल मांग वक्र तिरछी मांग को कहते हैं, या फिर एंजिल मांग वक्र आय मांग को कहते हैं। तो याद रखिए कि आय मांग को एंजिल मांग वक्र भी कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, लेकिन आय मांग वक्र वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर वस्तुओं को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा है। अब वो 2 भाग कौन से हैं, एक है श्रेष्ठ वस्तुएं अथवा सामान्य वस्तुएं और एक है घटिया वस्तुएं। इन्हें इंफीरियर गुड्स कहते हैं और इन्हें सुपीरियर गुड्स कहते हैं।
नॉर्मल नॉर्मल गुड्स भी हम लोग इनको कह सकते हैं। अब ध्यान से एक बात मेरी ध्यान से समझिए आप लोग कि एक 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 जो व्यक्ति है, मान लो एक राकेश नाम का एक व्यक्ति है, उसकी आय जो थी पहले थी 10,000 यूनिट, 10,000 रुपए थी। कितनी थी? 10,000 रुपए थी। तो उसकी मांग जो है, उसकी मांग कितनी थी? 10 यूनिट थी। कितनी थी? 10 यूनिट थी। और ये मैं आप लोगों को कौन सी वस्तुएं बता रहा हूँ? ये वस्तुएं आप लोगों को सामान्य वस्तुएं बता रहा हूँ। सामान्य वस्तुओं में अलग मांग वक्र बनता है और घटिया वस्तुओं में अलग मांग वक्र बनता है। ठीक है, तो घटिया वस्तुओं में अलग मांग वक्र बनता है। सामान्य वस्तुओं के लिए अगर हम लोग समझते हैं, तो जैसे मान लो कि राकेश की जो आय है वो थी 10,000 रुपए। तो वो कितनी वस्तुओं को मांगता था? सामान्य वस्तुओं को 10 मांगता था। 10 उसकी यूनिट की डिमांड थी। अब राकेश की जो आय है, मान लो राकेश की जो सरकारी नौकरी लग गई है, और अब राकेश की जो आय है वो 50,000 रुपए हो गई है। कितनी हो गई है? तो अब राकेश की आय जो है वो 50,000 रुपए हो गई है। तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, और बिल्कुल बढ़ेगी, और उसकी डिमांड जो है वो अब 25 यूनिट हो गई है। 25 यूनिट हो गई है। तो यहाँ पर अगर आय में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के मांग में भी परिवर्तन होता है। पहले आय थी 10,000 रुपए, तो उसकी मांग थी 10 यूनिट, और अब 50,000 आय है, तब उसकी मांग जो है वो 25 यूनिट हो गई है। ये कौन सी वस्तुएं हैं? तो ये श्रेष्ठ वस्तुएं हैं या सामान्य वस्तुएं हैं। लेकिन घटिया वस्तुओं की बात अगर करते हैं, तो घटिया वस्तुओं का आय मांग के इस विरोधाभास पर इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। कौन से अर्थशास्त्री थे? तो अगर हम लोग बात करते हैं घटिया वस्तुओं की, घटिया वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, घटिया वस्तुएं वे होती हैं जब हम लोग पैसे कम होते हैं तो हम लोग मोटे चावल, मोटे कपड़े, इनका उपयोग करते हैं। सिंपल बात है ना? सिंपल बात है, बिल्कुल सही बात है कि जब हमारी आय कम होती है तब हम सब सस्ती वस्तुओं का उपयोग करते हैं, कुछ मोटी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमारी आय में वृद्धि हो जाती है, जब हमारी आय में वृद्धि हो जाती है, तब हमारी जो है मांग जो है अलग हो जाती है। हम घटिया वस्तुओं को छोड़ देते हैं। जैसे मान लो मोटा चावल, मोटे चावल का हम लोग उपयोग करते थे तब जब हमारी आय कैसी थी? कम थी। और अगर आय बढ़ जाती है तो हम चावल, अच्छे चावल का उपयोग करेंगे, जैसे बासमती चावल का उपयोग करेंगे, और भी अच्छे अच्छे चावल आते हैं उनका हम लोग उपयोग करने लगते हैं। देखा होगा आपने। जैसे हम लोग जब आय कम होती है तो हम लोग सस्ता मजदा जो सही फोन होता है, कम रेट का होता है, उसको चला लेते हैं। लेकिन आय में अगर परिवर्तन होता है तो हमने देखा है कि जो है अगर हमारी आय बढ़ जाती है तो हम महंगे महंगे फोनों का उपयोग करते हैं। ऐसा होगा, होता देखा होगा। कपड़ों की बात करते हैं तो मोटे कपड़े पहनते हैं जब हमारी आय कैसी होती है, क्योंकि मोटे कपड़े सस्ते आ जाते हैं। और फिर जब हमारी आय बढ़ जाती है तब हम जो है सिल्की कपड़े और अच्छे मतलब कि हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आय मांग वक्र का विरोधाभास नियम है। ये आय मांग वक्र का विरोधाभास है। तो इसमें हम लोग बातें कुछ जो हैं, एक बात जो है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आय मांग आय मांग के आय मांग के विरोधाभास विरोधाभास आय मांग के विरोधाभास पर इंग्लैंड के इंग्लैंड के अर्थशास्त्री इंग्लैंड के अर्थशास्त्री, कौन भाई अर्थशास्त्री? तो इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन,
रॉबर्ट गिफिन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। ठीक है, सर्वप्रथम प्रकाश डाला, इसीलिए इसे गिफिन का विरोधाभास भी कहते हैं। इसीलिए इसे इसीलिए इसे इसीलिए इसे गिफिन का विरोधाभास गिफिन का विरोधाभास विरोधाभास भी कहते हैं। तो गिफिन का विरोधाभास भी इसे हम कहते हैं। ये बात पूछी गई है, मैं कई एग्जामों में बता रहा हूं कि ये बात पूछी गई है। तो आय मांग वक्र ऐसा नहीं है कि आय मांग वक्र से ना आता हो, बिल्कुल आता है। अर्थशास्त्र में जो भी पढ़ाऊंगा एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु आप लोगों को बताऊंगा, चाहे लिखने की बात आए, चाहे पीपीटी बनाने की बात आए, सभी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर हम लोग मोटा चावल की बात करते हैं, मतलब घटिया वस्तुओं में बात करते हैं, मोटा कपड़ा की बात करते हैं, मोटा कपड़ा जो है, वनस्पति घी की बात करते हैं, वनस्पति घी, अनाज की बात करते हैं, मोटा अनाज की बात करते हैं, चावल मोटा अनाज। तो कई तरीके से मतलब कि हम लोगों को घटिया वस्तुओं को इन्होंने बांटा हुआ है। और सबसे पहले ये किसने बांटा था? गिफिन ने, रॉबर्ट गिफिन ने। ये कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और इसीलिए इसे कौन सा नियम कहते हैं? गिफिन का विरोधाभास भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेक्स्ट में लिखा हुआ है तिरछी अथवा आड़ी मांग। तिरछी अथवा आड़ी मांग। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि तिरछी मांग। मैंने आप लोगों को दो मांगे बताई हैं, कीमत मांग और आय मांग, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया भी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं तिरछी मांग, जैसे हम लोग कहते हैं क्रॉस डिमांड, या फिर आड़ी मांग भी इसे कहते हैं। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि अन्य बातें समान रहें। कैसी रहें? अन्य बातें अगर समान रहने पर वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष वस्तु बाई की मांग में परिवर्तन अगर होता है तो उसे हम आड़ी मांग कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग चाय पीते हैं, चाय का उपयोग करते हैं और कॉफी का भी उपयोग करते हैं, अगर चाय की कीमत जो है, चाय की अगर कीमत बढ़ जाती है तो व्यक्ति कॉफी की मांग जो है वो बढ़ जाती है। देखो, चाय की कीमत बढ़ी है लेकिन मांग किसकी बढ़ गई है? कॉफी की, क्योंकि चाय की मांग व्यक्ति कम करेगा, चाय की मांग व्यक्ति कम करता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक्स वस्तु और वाई वस्तु को एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। ये मान लीजिए एक्स वस्तु है और कॉफी मान लीजिए वाई वस्तु है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अब वस्तुएं यहाँ पर दो प्रकार की होती है। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा है कि आड़ी मांग में वस्तु एक वस्तु की कीमत का उसके सापेक्ष संबंधित दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव देखा जाता है। तो ये संबंधित वस्तुएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अब वो कौन सी होती हैं? एक होती हैं हमारी स्थानापन्न वस्तुएं, एक होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं एक होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं और एक होती हैं पूरक वस्तुएं। एक कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या मतलब है इसका। लिखा हुआ है कि स्थानापन्न वस्तुओं में तिरछी मांग धनात्मक होती है। कैसी होती है? तिरछी मांग धनात्मक होती है, क्योंकि
दी गई वस्तु की मांग का स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत से सीधा संबंध होता है। तो स्थानापन्न वस्तुओं में तिरछी मांग धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। यहाँ पर जैसे मान लो हम लोगों ने बात की है कि एक वस्तु के अगर रेट बढ़ते हैं तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से एक वस्तु की कीमत में एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाती है या घट जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग स्थानापन्न वस्तुएं उन्हें कह सकते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं कह सकते हैं। अब पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो पूरक वस्तुओं में तिरछी मांग जो है वो ऋणात्मक होती है। तो याद रखिएगा ये बातें पूछी गई हैं कि स्थानापन्न वस्तुओं में जो मांग है वो कैसी होती है और स्थानापन्न वस्तुओं में मांग कैसी होती है और पूरक वस्तुओं में मांग कैसी होती है। तो इसमें मांग जो है वो ऋणात्मक होती है और स्थानापन्न वस्तुओं में मांग धनात्मक होती है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं क्योंकि दी गई वस्तु की मांग का पूरक वस्तुओं की कीमत में विपरीत संबंध होता है। वस्तु की मांग का पूरक वस्तुओं की कीमत से विपरीत संबंध होता है। तो इसे हम लोग स्थानापन्न पूरक वस्तुएं कहते हैं। अब जैसे मान लो हम लोगों ने स्थानापन्न वस्तुओं में बात की है कि चाय और कॉफी की अभी हम लोगों ने बात की थी तो आप लोगों को समझ में आया होगा। चाय और कॉफी की बात की थी। अगर चाय के रेट बढ़ते हैं तो आदमी जो व्यक्ति है वो कॉफी की ओर जाएगा और अगर कॉफी के रेट बढ़ते हैं तो चाय की तरफ वो चाय का उपयोग करना शुरू कर देता है। ऐसा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अब पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि अगर स्कूटर की डिमांड बढ़ेगी, मान लो स्कूटर की या कार की अगर जितनी जो है तो यहाँ पर जैसे मान लो हम लोगों ने चाय कॉफी की बात की, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि अगर कार की बात करेंगे तो अगर कार की जो है मांग जितनी बढ़ेगी, कार की मांग जो है वो बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है मतलब साइन जो है ऊपर की तरफ है तो ये बढ़ती है, मांग बढ़ती है। तो इसी प्रकार से पेट्रोल की मांग क्या होगी? तो पेट्रोल की मांग भी यहाँ पर बढ़ेगी। अगर बल्ला की, गेंद और बल्ला का होता है ना, बल्ले की अगर मांग बढ़ती है, बल्ले की अगर मांग जो है वो डिमांड अगर बढ़ती है तो साथ में गेंद की भी डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि इनको साथ ही में खेला जाएगा तो इन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। कम जैसे स्कूटर पेट्रोल हो गया, गेंद बल्ला हो गया, कलम स्याही हो गया। तो इस प्रकार से ये कई एग्जाम्पल हैं तो हम लोग देने को दे सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तो मैंने 3 प्रकार से आप लोगों को ये बातें बताई हैं कि एक होती है हम लोगों की कीमत मांग के 3 प्रकार मैंने बताए हैं। एक होती है आय मांग और एक होती है हमारी कौन सी? तो एक होती है हम लोगों की तिरछी मांग। इसे कहते हैं प्राइस डिमांड, इनकम और इसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। तो आय मांग को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया था। जैसे हम लोग श्रेष्ठ वस्तुएं और हमने किसमें बांटा था? श्रेष्ठ वस्तुएं और इसमें बांटा था घटिया वस्तुएं। और यहाँ पर जो है तिरछी मांग को 2 भागों में बांटा है। एक था हम लोगों का स्थानापन्न वस्तुएं और एक था हम लोगों का पूरक वस्तुएं। इनका जो है डिमांड की तिरछी बात करते हैं, इनका मांग जो है, इनकी मांग ऋणात्मक होती है। क्या इनकी मांग?
पूरक वस्तुओं की मांग ऋणात्मक होती है और इनका जो है वो धनात्मक होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मांग के अन्य प्रकार, ये भी पूछे गए हैं तो इनको भी हम लोग जान लेते हैं कि मांग के अन्य प्रकार कौन से होते हैं। तो ये होते हैं संयुक्त मांग, एक होता है व्युत्पन्न मांग और एक होता है हम लोगों का सामूहिक मांग। एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं। संयुक्त मांग जैसे हम लोग बात करते हैं तो संयुक्त मांग को हम लोगों ने पढ़ा भी था। संयुक्त मांग को जैसे क्रॉस डिमांड, ठीक है, पूरक वस्तुएं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था पूरक वस्तुएं, यह मांग पूरक मांग का ही रूप है। लो हो गया, यह मांग किसका है? पूरक मांग का ही रूप है, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, तब ऐसी मांग को हम लोग क्या कह देते हैं? तो ऐसी मांग को हम लोग संयुक्त मांग कह देते हैं। तो जैसे क्या कहते हैं? संयुक्त मांग कह देते हैं। जैसे गेंद और बल्ला, अगर गेंद की डिमांड बढ़ेगी तो बल्ले की भी बढ़ेगी, और जूता और मोजा, स्कूटर, पेट्रोल आदि। संयुक्त मांग में एक वस्तु का प्रयोग दूसरे वस्तु के अभाव में नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग बल्ला लेकर आ जाएं और गेंद ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते हम लोग, बिना बॉल के उसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे चिड़िया और रैकेट हम लोग खेलते हैं तो उसमें चिड़िया का भी योगदान है और रैकेट का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, दोनों वस्तुओं का उसमें प्रयोग करते हैं। अब व्युत्पन्न मांग क्या है? तो व्युत्पन्न मांग की बात करते हैं कि जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है तो इसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े के उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधनों की मांग में वृद्धि होती है। जैसे अगर कपड़े की डिमांड बढ़ेगी तो उसमें लगने वाली बटन्स हैं, बटन की भी डिमांड उसमें बढ़ती है। उसमें जो है अगर आप लोग देखते हैं कि कॉलर में जो डलता है कागज जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी, धागे की मांग बढ़ेगी। ऐसी कई वस्तुएं जो हैं जो मशीन की मांग बढ़ेगी, मशीन उसको सिलने के लिए। तो इस प्रकार से कपड़े की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसके साधन में, उसके प्रयोग में जो चीजें होती हैं उनकी भी मांग बढ़ती है, तो इसे हम लोग व्युत्पन्न मांग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोगों का सामूहिक मांग है, और सामूहिक मांग को कहते हैं कंपोजिट डिमांड। जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है तब ऐसी वस्तु की मांग को हम लोग सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कोयले का उपयोग देखते हैं तो कोयले का उपयोग हम लोगों का, कोयले की मांग जो है, कोयले की मांग कई जगह पर होती है। जैसे अगर रेलवे की बात करें, रेलवे में अभी भी कुछ ऐसे भी इंजन हैं जो कोयला से चलते हैं, ठीक है, कोयले से चलती हैं। अभी पहाड़ियों पर रेलवे जो है वो विद्युत से नहीं चलती है, अभी भी वो कोयले का उपयोग उसमें होता है। रेलवे में मान लो कोयले की डिमांड है, मांग है। उसके बाद घरेलू उपयोग में हम लोग इसकी मांग बढ़ते हैं, बिजली बनाने में भी हम लोग इसकी डिमांड जो है करते हैं। तो इसका कोयले का कई जगह उपयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से बिजली का भी कई जगह उपयोग हम लोग करते हैं। कोयले का अनेक तरह से प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे घरों में भोजन बनाने में, घरेलू उपयोग मैंने बताया आप लोगों को। और हम लोग बात करते हैं रेलवे में और कारखानों में भट्टी का काम करने के लिए, कारखानों में भी इसका प्रयोग होता है कोयले का। तो ये सामूहिक मांग है इसका। जैसे मान लो रेलवे ने मांगा, इसकी मांग, रेलवे की मांग को देखेंगे कितना है, 10 मान लो, इसका मांग मान लो 5 है, इसका बिजली का मान लो यहाँ पर भी 7 है। तो इस प्रकार से इनकी मांग को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसका योग कितना होगा? तो इसका योग हो जाएगा 22 हो जाएगा हम लोगों का योग। तो ये इसकी 22 जो है वो कोयले की सामूहिक मांग है। और अगर इंडिविजुअल की बात करें, रेलवे की और घरेलू उपयोग की और बिजली की, तो इस प्रकार से अलग अलग इनकी मांग है। सामूहिक मांग को मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। जैसे हम लोग दूध का उपयोग करते हैं तो दूध का उपयोग कई जगह पर होता है, ठीक है, दूध का उपयोग कई जगह पर होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग वो भी एक सामूहिक मांग में हम लोग उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये कई एग्जाम्पल हैं, हम लोग देने को दे सकते हैं, लेकिन हम लोग समझ गए होंगे। एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे डिटेल में क्वेश्चन हो, हम लोग आराम से उनको कर दिए जाएंगे। ये सारे की सारी मैंने क्लासें आप लोगों को बताई हैं। और अगर मैंने पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीडीएफ से भी कोई टेंशन, एक पीडीएफ नहीं है हमारे पास, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग बस इतना सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी जो तैयारी करते हैं बच्चे, झारखंड की तैयारी करते हैं या कोई अदर स्टेट की तैयारी करते हैं, तो उनको बताइए
उनको शेयर कीजिए, आप लोग आपके भाई बंधु हैं उनको शेयर कीजिए, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं, जो भी करेंगे आप लोगों के लिए ही करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।